कंक्लूजन यही था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रिएक्शन कोशिश करेगा टेम्परेचर घटाने का। और टेम्परेचर कैसे घटा सकता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके। एक्सोथर्मिक माने फॉरवर्ड के हिसाब से एक्सोथर्मिक हमेशा कोई भी डेल्टा एच या कोई भी डेल्टा दिया रहता है रिवर्सिबल रिएक्शन का, इट इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन टेम्परेचर घटाने का कोशिश करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एनर्जी क्या कर रहा है? लिबरेट कर रहा है। तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस तो रिएक्शन कोशिश करेगा टेम्परेचर बढ़ाने का। टेम्परेचर बढ़ा सकता है हीट एनर्जी लिबरेट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, therefore the reaction will go in the forward direction. Similarly, if the reaction is एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर टेम्परेचर हम लोग घटा देंगे तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड। रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक या तो दिया होगा या तो आपको पहचानना है। पहचानना कैसे है? डेल्टा एन जी से। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 देन डेल्टा एच विल बी ऑल्सो लेस देन 0 एक्सोथर्मिक। या कुछ ऐसा लिखा हुआ है A प्लस बी इट इज रिवर्सिबल C प्लस डी, और यहीं पे दे दिया प्लस 100 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस करके दे दिया मतलब कि हीट एनर्जी लिबरेट हुआ है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सिमिलरली अगर दे दिया A प्लस बी इट इज गिविंग C प्लस डी, यहां माइनस ऑफ 100 किलो जूल पर मोल, या लिख दिया A प्लस बी प्लस 100 किलो जूल पर मोल इज गिविंग C प्लस डी, ये दोनों का मतलब है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। या तो अलग से डेल्टा एच देगा, इसमें अलग से डेल्टा एच दे सकता है। डेल्टा एच अगर देना रहता तो इसको देना रहता माइनस ऑफ 100। अगर इस केस में अगर डेल्टा एच अलग से देगा तो ऐसे देगा प्लस ऑफ 100। सबका मीनिंग एक ही है। ऐसे देखकर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा। ध्यान रहे, मैंने मैथमेटिकली ये सब चीज डिराइव किया और फिर लीच-एगलेस प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो करोगे रिएक्शन उसका ठीक ऑपोजिट करेगा। आपको याद होगा कि हमने एक इक्वेशन निकाला था, एट इक्विलिब्रियम T विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो इस टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम पे, है ना? मान लो बोले लेट T प्राइम इज ग्रेटर देन T और रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो जरा देखना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये भी एक तरह का डेरिवेशन है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है और टेम्परेचर हम क्या कर दिए? बढ़ा दिए। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए और डेल्टा एच क्या? नेगेटिव, तो डेल्टा जी विल बिकम तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, मतलब कि डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? डेल्टा एस नेगेटिव तो ये क्वांटिटी क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्वांटिटी क्या हो गया? नेगेटिव। मैंने पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा रहे हैं। कौन सा क्वांटिटी बड़ा होगा? टी डेल्टा एस की डेल्टा एच मैग्नीट्यूड वाइज। तो चूंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होगा। ये बड़ा पॉजिटिव में से छोटा नेगेटिव अगर हम लोग जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? डेल्टा जी आएगा ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 का मतलब फॉरवर्ड ग्रेटर देन 0, लेकिन बैकवर्ड समझ में आ रहा है? बैकवर्ड लेस देन 0 ना। और जिस डायरेक्शन में डेल्टा जी लेस देन 0 होता है वही डायरेक्शन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो तुरंत क्या बोल देंगे हम लोग? बैकवर्ड। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड। ऐसे भी बताया जा सकता है।
समझ में आ रहा है क्या किए मैं यहां पर? जो चीज मैं वहां लिखा हूं वो चीज यहां पर भी कंक्लूजन आ रहा है। क्लियर? और वही अगर टी प्राइम अगर लेस देन टी होता, छोटा होता, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज छोटा हो जाता, ये मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होता। छोटे पॉजिटिव में बड़ा नेगेटिव जोड़ोगे, डेल्टा जी आ जाएगा नेगेटिव। मैंने फॉरवर्ड के हिसाब से नेगेटिव, बैकवर्ड के हिसाब से पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाता है। ये सारा कंक्लूजन हम लोग इस चीज से भी डिराइव कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, ध्यान रखना ये इफेक्ट स्टडी किया जाता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इफेक्ट स्टडी किया जाता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। A of A gas plus B of B gas, C of C gas plus D of D gas. Kp at temperature T will be equal to Kx into P total to the power delta Ng। ये डिराइव किए थे। रिएक्शन जब शुरू में जब था तो Kp था x of C to the power C, x of D to the power D, x of A to the power A, x of B to the power B। लिख सकते हैं ना? Kx into P total to the power delta Ng। Let the pressure was changed। अरे जब हम प्रेशर चेंज करेंगे, P टोटल से P टोटल प्राइम कर देंगे, नया प्रेशर कर देंगे, रिएक्शन डिस्टर्ब होगा, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पे, नया इक्विलिब्रियम पे फिर से आ जाए। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड अगर शुरू हुआ है तो क्या ये x ही रहेगा? मोल फ्रैक्शन भी तो चारों का चेंज होगा। तो अब हम देख क्या लिख रहे हैं कि मान लो प्रेशर चेंज किए और नया इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ गया, नया इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ चुका है। तो नए इक्विलिब्रियम पे x of C प्राइम टू द पावर C, x of D प्राइम टू द पावर D, x of A प्राइम टू द पावर स्मॉल a, x of B प्राइम टू द पावर स्मॉल b इंटू P टोटल प्राइम टू द पावर डेल्टा Ng। और ये किसके बराबर होगा? ध्यान रहे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kp का वैल्यू दोनों सेम है। ये दोनों वैल्यू यहां पर एक्सप्रेशन ने खुद को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि वो Kp का वैल्यू सेम रखे। अब हम देखेंगे कि ये x और x प्राइम में क्या रिलेशन, P टोटल और P टोटल प्राइम में क्या रिलेशन। क्लियर है? लेट डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0। मान के चलेंगे क्या कि रिएक्शन का डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स आर ग्रेटर देन रिएक्टेंट का गैसियस मोल। प्रोडक्ट तरफ गैस का मोल ज्यादा, रिएक्टेंट तरफ गैस का मोल कम। P टोटल प्राइम इज ग्रेटर देन P टोटल मान लिए, मतलब कि we are studying the increase of pressure, we are studying the increase of pressure in a reaction whose delta Ng is greater than 0।
कंपेयर करो दोनों एक्सप्रेशन। डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो रहने तो जैसे है, पॉजिटिव है। पी टोटल प्राइम क्या है, बड़ा है पी टोटल से, और केपी का वैल्यू सेम है। मतलब अगर ये बड़ा हुआ तो ये एक्सप्रेशन को छोटा होना है ओरिजिनल से। तो ऑब्वियसली अगर ये वाला एक्सप्रेशन छोटा हुआ, इट इंप्लाइज कि के एक्स प्राइम विल बी लेस देन के एक्स। तो ओरिजिनल के एक्स से वो घटकर के एक्स प्राइम तक आया है, और ये एक्सप्रेशन घटेगा कैसे, जब सी और डी घटेगा और ए और बी बढ़ेगा। जब सी और डी घटेगा और ए और बी बढ़ेगा। सी और डी कौन से डायरेक्शन में घट सकता है, बैकवर्ड। तो कंक्लूजन इज डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 में अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाकर नए इक्विलिब्रियम पे आता है। बैकवर्ड माने किस तरफ, बैकवर्ड माने किस तरफ, रिएक्टेंट के तरफ। बैकवर्ड माने किस तरफ, रिएक्टेंट के तरफ। तो हम रिएक्टेंट को हाईलाइट कर दिए, ठीक है। अब इसी केस में अगर हम बोलते हैं पी टोटल प्राइम इज लेस देन पी टोटल, डिक्रीज ऑफ प्रेशर अगर करते इस केस में, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये पी टोटल प्राइम छोटा है तो ये क्वांटिटी को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो केपी सेम हो सकता है। कंक्लूजन बोलेंगे के एक्स प्राइम विल बी ग्रेटर देन के एक्स। के एक्स बढ़ा है, बढ़ा है माने सी और डी बढ़ा है और ए और बी घटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में है? पूरा कि थोड़ा थोड़ा? सी और डी बढ़ेगा और ए और बी घटेगा। ए और बी किस डायरेक्शन में घटेगा, फॉरवर्ड। ये रिएक्शन गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड माने किस तरफ गया है, प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट विथ एरो हम बना दिए, जैसे यहां बनाए थे वैसे यहां बनाए। रिएक्शन किस तरफ गया, प्रोडक्ट की तरफ गया। सेम वे दूसरा केस, लेट डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 है, मतलब कि प्रोडक्ट तरफ गैस का मोल कम है और रिएक्टेंट की तरफ गैस का मोल, मतलब C प्लस डी जो है वो छोटा क्वांटिटी है और A प्लस बी जो है वो बड़ा क्वांटिटी है। तभी तो C प्लस डी माइनस A प्लस बी आएगा एक नेगेटिव क्वांटिटी, लेस देन 0 नेगेटिव क्वांटिटी। समझ में आ रहा? तो अब हम क्या करेंगे, लेस देन 0 अगर है तो ये एक्सप्रेशन में डेल्टा एन जी लेस देन 0, इसको पॉजिटिव करो ताकि कंपैरिजन आसानी से हो जाए। तो लिखेंगे केपी विल बी इक्वल टू के एक्स इंटू 1/p टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी। अब ये डेल्टा एन जी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, और केपी विल बी इक्वल टू के एक्स प्राइम इंटू 1/p टोटल प्राइम टू द पावर डेल्टा एन जी। ये भी डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब कंपैरिजन आसान हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि लेट पी टोटल प्राइम ग्रेटर देन पी टोटल, इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर पी टोटल प्राइम बड़ा है, अगर ये बड़ा है, ये छोटा है, अगर ये बड़ा है तो ये क्वांटिटी को भी बड़ा होना पड़ेगा, तभी केपी सेम हो सकता है। छोटा अपॉन छोटा विल बी इक्वल टू बड़ा अपॉन बड़ा, है कि नहीं है? यहां पर क्या कंक्लूजन निकालेंगे, के एक्स प्राइम ग्रेटर देन के एक्स, विच इंप्लाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन किस तरफ गया, फॉरवर्ड माने प्रोडक्ट की तरफ गया। प्रोडक्ट की तरफ गया माने प्रोडक्ट की तरफ, ऐसे हम बना दे रहे। क्लियर? लेट पी टोटल प्राइम इज लेस देन पी टोटल, इट इंप्लाइज के एक्स प्राइम विल बी लेस देन के एक्स। रिएक्शन गया बैकवर्ड। बैकवर्ड किसके तरफ गया है, रिएक्टेंट की तरफ गया है, और यहां रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा थे। है ना? कंक्लूजन निकालेंगे। तीसरा केस,
इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है? इक्वल टू 0 है मान लो, तो यार Kp विल बी इक्वल टू Kx और Kp विल बी इक्वल टू Kx प्राइम, देयरफॉर Kx विल बी इक्वल टू Kx प्राइम, या x विल बी इक्वल टू x प्राइम। फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं, नो इफेक्ट। किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng अगर इक्वल टू 0 है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन दैट रिएक्शन। जहां रिएक्शन था वहीं रहेगा, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं रहेगा। इफ द डेल्टा Ng ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 0, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। सेंटेंस में लिख लेना, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, then there will be no effect of pressure change. Delta Ng is greater than 0, equal to 0, then there will be no effect of pressure change. Delta Ng is greater than 0, then there will be no effect of pressure change. जिस रिएक्शन का डेल्टा Ng ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिस रिएक्शन का डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होता है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। प्रेशर बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो कैसे कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे इस एनालिसिस से। इंक्रीज ऑफ प्रेशर पे गौर करो, यहां पर भी और यहां पर भी। जब हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, चाहे डेल्टा Ng लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, जब हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया तो यहां पर रिएक्शन किस तरफ गया है? जिधर गैस के मोल्स कम थे। यहां पर रिएक्शन किधर गया है? जिधर गैस के मोल्स कम थे। भले रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों जगह एक एरो डाउन किया हुआ है, मतलब कि गैसियस मोल्स क्या था? कम। तो अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? जिस तरफ गैसियस मोल्स कम होंगे। और जब डिक्रीज ऑफ प्रेशर किया जाएगा, डिक्रीज, यहां भी डिक्रीज, यहां भी डिक्रीज है, तो रिएक्शन किस तरफ जा रहा है? एरो अप, इधर भी एरो अप, रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ गैस के मोल्स ज्यादा हो। नोट करो, ये सेंटेंस तो नोट कर लिया ना। इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इंक्रीज ऑफ प्रेशर, increase of pressure will make the reaction to move. Increase of pressure will make the reaction to move in that direction. Increase of pressure will make the reaction to move in that direction. Increase of pressure will make the reaction to move in that direction where the moles of gas formation is less. Where the moles of gas formation is less. Decrease of pressure will make the reaction to move. Decrease of pressure will make the reaction to move. Decrease of pressure will make the reaction to move in that direction. Decrease of pressure will make the reaction to move in that direction where the moles of gas formation is higher. इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज का यही कंक्लूजन है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टडी किया जाता है। अगर रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है तो प्रेशर चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे ही रह जाएगा, चाहे प्रेशर बढ़ा दो घटा दो। प्रेशर बढ़ाए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन क्या हो रहा हो, कम। और प्रेशर अगर घटा दिया जाए तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में चला जाता है जिस डायरेक्शन में मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन इज हाइयर। ये 3 कंक्लूजन ठीक है एनालिसिस से। लीच एटलियस प्रिंसिपल
बहुत सीधा सीधा बात बताता है। देख, ये गैसियस रिएक्शन था तो PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कांस्टेंट, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। किसका? गैस का। गैस का मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, गैस का मोल घटेगा तो प्रेशर घटेगा। सडनली आपने प्रेशर बढ़ा दिया, रिएक्शन क्या कोशिश करेगा? प्रेशर घटाने का। जो करते हैं उसका ठीक ऑपोजिट करता है रिएक्शन। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करेगा? कोशिश प्रेशर घटाने का। और वो प्रेशर कैसे घटा सकता है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो वो प्रेशर कैसे घटा सकता है? मोल्स ऑफ गैस को घटाकर। इसलिए रिएक्शन उस तरफ चला जाता है, या रिएक्शन उस तरफ मूव कर जाता है, उस तरफ आगे बढ़ जाता है जिस तरफ गैस के मोल फॉर्मेशन कम हो रहे हो। समझ में आ रहा है? और अगर अचानक हम लोग प्रेशर घटा दिए तो रिएक्शन कोशिश करेगा प्रेशर बढ़ाने का, और प्रेशर तब बढ़ सकता है जब मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो। तो प्रेशर घटाने का ये नतीजा होता है कि रिएक्शन उस तरफ मूव कर जाता है जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन इज हाइयर। क्लियर है? क्लियर है? लीचार्ट प्रिंसिपल से क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज इज इनडायरेक्टली, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज effect of volume change is indirectly effect of pressure change. Effect of volume change is indirectly the effect of pressure change. तो आपको अच्छे से पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा, वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर, रूल प्रेशर हो रही है, याद रखना। वॉल्यूम चेंज में तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज अलग से नहीं पड़ेंगे। मान लो बोला वॉल्यूम डबल कर दिया गया अचानक से, अरे वॉल्यूम डबल कर दिया अचानक से तो प्रेशर घट गया। अगर प्रेशर घट गया तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ गैस के मोल फॉर्मेशन इज हाइयर। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन ज्यादा बन रहे हो। वॉल्यूम घटा दिए तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन उस तरफ मूव कर जाएगा जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन इज लेस। तो वॉल्यूम घटाओ तो लेसर मोल्स तरफ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाओ तो ग्रेटर मोल्स तरफ जाएगा। क्या इसको अलग से लिखाना जरूरी है? समझ गए ना? सिर्फ इतना ही लिख लेना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बस प्रेशर का ही रूल फॉलो करेंगे, बस देख लेना, वॉल्यूम बढ़ाए तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? क्लियर? अगला, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो अगर अंदर गया तो वो प्रेशर, टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा। बस टोटल प्रेशर में इनर्ट गैस का पार्शियल प्रेशर भी जुड़ जाएगा, लेकिन इनर्ट गैस किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा। उसका जितना भी मोल इंसर्ट किया हो वो मोल उसका कांस्टेंट होगा। नो रिएक्शन विद अदर स्पीशीज। समझ में आ रहा है? तो मान लो A ऑफ A गैस प्लस B ऑफ B गैस इज गिविंग C ऑफ C गैस प्लस D ऑफ D गैस। एक रिएक्शन है। इनर्ट गैस का इंसर्शन दो तरीका से किया जाता है, इन टू वेज। पहला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये पहले स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा तरीका इंसर्ट करने का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहला तरीका, हम लोग इनर्ट गैस इंसर्ट किए वेसल के अंदर,
वेसल में एक रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था और तब हम इनर्ट गैस हीलियम या नियन इंसर्ट कर दिए, तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इंसर्शन दो तरीके से किया जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट ध्यान रखना, तो केपी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे Kp will be equal to moles of C to the power C, moles of D to the power D, moles of A to the power A, moles of B to the power B। और बढ़िया से लिखते हैं A नॉट माइनस AX, B नॉट माइनस BX, CX, DX, इतने ही होंगे मोल्स इक्विलिब्रियम पे। तब लोग लिख सकते हैं Cx to the power C dx to the power small d divided by A naught minus AX to the power small a and B naught minus of BX to the power small b। ये कौन सा एक्सप्रेशन लिखे? Kp है कि Kc है कि Kx है कि Kn है? Kn मोल्स के टर्म में। तो Kp इज ऑलवेज इक्वल टू Kn इंटू P total upon N total to the power delta Ng। ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम का सीन। इक्विलिब्रियम पे X कांस्टेंट, मान लो इस सिलेंडर में था ये A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, इंसर्ट कर दिए इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को भेज दिए अंदर, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा। क्यों? प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करना है हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। पहले कितना प्रेशर था? P टोटल। अभी भी कितना प्रेशर है? P टोटल। टोटल प्रेशर चेंज नहीं किया, इनर्ट गैस हम लोग अंदर भेज दी, तो वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करेगा। ठीक है, तो नया Kp न्यू इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा? डिस्टर्ब होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, और उसके बाद फिर नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं Kp विल बी इक्वल टू Cx प्राइम टू द पावर C dx प्राइम टू द पावर D डिवाइडेड बाय A नॉट माइनस Ax प्राइम टू द पावर स्मॉल a, B नॉट माइनस Bx प्राइम टू द पावर स्मॉल b। अब देखो x के बदले मैंने x प्राइम लिख दिया क्योंकि रिएक्शन डिस्टर्ब हुआ है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड गया होगा, तो जो x पहले था वो x अभी नहीं रह जाएगा, वो चेंज कर जाएगा x प्राइम में। क्लियर? इनटू, ध्यान देना, P टोटल तो जो था वही है, डिवाइडेड बाय N टोटल प्राइम टू द पावर डेल्टा Ng, क्योंकि अब टोटल मोल्स ऑफ गैस चेंज कर गया है। अब तो इनर्ट गैस का मोल भी अंदर चला गया है ना, टोटल मोल्स ऑफ गैस चेंज कर गया है, टोटल मोल्स ऑफ गैस चेंज कर गया है। और हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल मोल्स ऑफ गैस फाइनल विल बी ग्रेटर देन टोटल मोल्स ऑफ गैस इनिशियल। We have increased the moles of gases inside by inserting excess of inert gas। excess of inert gas घुसा दिए अंदर, मान लो moles of gas बढ़ गया। सिंपल कंपैरिजन फिर से, if delta Ng is greater than 0, रिएक्टेंट तरफ कम और प्रोडक्ट तरफ ज्यादा, तभी डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी, सीधे सीधे कंपेयर करेंगे। इफ बताओ सीधे, ये तो कंडीशन है ही हमेशा, तो P टोटल तो सेम है, डेल्टा Ng पॉजिटिव है, N टोटल छोटा, N टोटल प्राइम बड़ा, तो ये भी बड़ा है कि नहीं? तो अगर ये बड़ा क्वांटिटी है तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि x प्राइम विल बी ग्रेटर देन x, x प्राइम विल बी ग्रेटर देन x। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में बढ़ता है? फॉरवर्ड। C और D कब बढ़ता है? फॉरवर्ड। वी विल से फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब प्रोडक्ट तरफ गया रिएक्शन। इफ डेल्टा Ng is less than 0,
रिएक्टेंट तरफ मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट तरफ मोल्स कम है। इफ डेल्टा Ng इज लेस देन 0 तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। Kp will be equal to Kn into N total upon P total to the power delta Ng। अब डेल्टा Ng क्या हो गया? पॉजिटिव क्वांटिटी। The same Kp will be equal to Kn prime into N total prime upon P total to the power delta Ng। ये भी ग्रेटर देन 0। अब आप लोग कंपेयर कर ली, N total प्राइम बड़ा है तो Kn प्राइम क्या होना चाहिए? It implies that Kn prime will be less than Kn। Kn prime is less than Kn का मतलब X prime will be less than X। समझ में आ रहा है? तो डिग्री ऑफ या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन घटा, किस वजह से घटा? बैकवर्ड डायरेक्शन की वजह से। अगर X प्राइम छोटा हो गया है, अगर यहां का X वैल्यू छोटा हो गया है तो जरूर बैकवर्ड चला है, तभी तो छोटा हुआ है। क्लियर है ये चीज? द रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। और बैकवर्ड का मतलब रिएक्टेंट तरफ। क्लियर? इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, Kp will be equal to Kn and Kp will be equal to Kn prime, implies Kn will be equal to Kn prime or X will be equal to X prime. No effect. If delta Ng is equal to 0, then there is no effect of inserting inert gas. If delta Ng is equal to 0, then there is no effect of inserting inert gas. Delta Ng is equal to 0, then there is no effect of inserting inert gas. आगे लिखिए, inserting inert gas at constant pressure. Inserting inert gas at constant pressure always makes the reaction to move. Inserting inert gas at constant pressure always makes the reaction to move in that direction. Inserting inert gas at constant pressure always makes the reaction to move in that direction where the moles of gas formation is higher. Where the moles of gas formation is higher. Inserting the inert gas at constant pressure always makes the reaction to move in that direction where the moles of gas formation is higher. जैसे यहां पर देखो, गैस को इंसर्ट किए, रिएक्शन किस तरफ गया? रिएक्शन उस तरफ गया जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन क्या है? ज्यादा है। चाहे ये केस हो, रिएक्शन उस तरफ गया है जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन क्या है? ज्यादा है। और डेल्टा Ng अगर 0 है तो नो इफेक्ट। तो चाहे डेल्टा Ng लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इंसर्ट किया जाएगा इनर्ट गैस तो हमेशा रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा हो। यहां से कंक्लूजन समझ में आया? क्लियर है? ले-चाटलियर्स प्रिंसिपल। ले-चाटलियर्स प्रिंसिपल, इनर्ट गैस भेजने के पहले जो P टोटल था वो P टोटल था पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ D। इनर्ट गैस भेजने के पहले जो P टोटल था वो इन चारों का पार्शियल प्रेशर का सम था। अब इन चारों का पार्शियल प्रेशर को हम बोल रहे हैं प्रेशर ऑफ द रिएक्शन।
रिएक्शन सिस्टम का ये टोटल प्रेशर था। समझ में आ रहा है? जब इनर्ट गैस भेज दिए तो अभी भी पी टोटल है, लेकिन अब ये पी टोटल में प्रेशर ऑफ द रिएक्शन भी होगा प्लस प्रेशर ऑफ द इनर्ट गैस भी होगा। अगर ये पी टोटल बराबर है तो बताओ रिएक्शन का प्रेशर घटा कि बढ़ा? रिएक्शन का प्रेशर घट गया ना। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस इंसर्ट कर रहे हो तो द प्रेशर ड्यू टू ABCD डिक्रीजेस, और जब भी प्रेशर डिक्रीज करता है तो प्रेशर का रूल लगा दे, रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो, क्योंकि रिएक्शन कोशिश करेगा अपना प्रेशर बढ़ाने का। समझ में आया? क्लियर है? तो रिएक्शन सिस्टम के वजह से प्रेशर गेट्स डिक्रीज्ड, रिएक्शन कोशिश करता है बढ़ाने का, इसलिए वो हमेशा उस तरफ बढ़ता है जिस तरफ मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन इज हायर। क्लियर? क्लियर एवरीवन? अगला कंडीशन, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम क्या किए कि ये सिलेंडर पिस्टन का सिस्टम था, पिस्टन को कर दिए लॉक, कंटेनर का हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। पहले रिएक्शन ये था, उसके बाद हम लोग इसके अंदर इनर्ट गैस इंसर्ट कर दिए। क्लियर? ठीक है। केपी ओरिजिनल Kn इंटू पी टोटल बाई एन टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी। Kp फाइनल विल बी इक्वल टू Kn प्राइम, मान के चल रहे, P टोटल प्राइम अपॉन N टोटल प्राइम टू दी पावर डेल्टा एन जी। क्योंकि अब तो प्रेशर चेंज करेगा ना यार, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनर्ट गैस जैसे अंदर जाएगा तो प्रेशर चेंज होगा। ये दो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम PV इक्वल टू nRT देखें, ध्यान देना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है, और जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग लिखते हैं P1 बाई N1 विल बी इक्वल टू P2 बाई N2। मतलब P टोटल अपॉन N टोटल विल बी डेफिनेटली इक्वल टू P टोटल प्राइम अपॉन N टोटल प्राइम। क्लियर है? अगर बेटा ये दोनों रेशियो बराबर है, अगर ये दोनों रेशियो बराबर है मतलब कि Kn जो है वो Kn प्राइम के बराबर है, मतलब कि x इज इक्वल टू x प्राइम, ओवरऑल देयर विल बी नो इफेक्ट, there will be no effect of inserting inert gas at constant volume. There will be no effect of inserting inert gas at constant volume. There will be no effect of inserting inert gas at constant volume. चाहे डेल्टा एन जी 0 हो या 0 ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। There will be no effect of inserting inert gas at constant volume. ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल से
बहुत सिंपल। पहले जो P टोटल था वो P ऑफ द रिएक्शन था। अब जो P टोटल प्राइम है ना, वो वही P ऑफ रिएक्शन प्लस PI है। जो प्रेशर में इंक्रीज हमको दिख रहा है वो सिर्फ इनर्ट गैस का पार्शियल प्रेशर के वजह से। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, जितना इनर्ट गैस डाले उतने से इंक्रीज कर गया, उसी को P टोटल प्राइम बोल रहे हो। कहने का मतलब रिएक्शन का प्रेशर रिमेन्स अनचेंज, और रिएक्शन का प्रेशर अगर अनचेंज्ड है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा? क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर? N2 plus 3H2 it is giving 2NH3। बताओ, अमोनिया का यील्ड बढ़ाने के लिए क्या क्या कंडीशन सुटेबल होगा? हमको इक्विलिब्रियम पे अमोनिया बहुत ज्यादा चाहिए, यील्ड मैक्सिमम करना है। कौन सा कंडीशन? तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन कम है। इधर 2 मोल गैस बन रहा है, इधर 3 और 1 4 मोल गैस बन रहा है, तो रिएक्शन किस तरफ आएगा? फॉरवर्ड। तो हम क्या करेंगे? प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। टेम्परेचर के साथ क्या किया जाए? तो पता नहीं है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, लेकिन डेल्टा एनजी क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एनजी नेगेटिव। डेल्टा एनजी नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच भी नेगेटिव। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन कराना है ज्यादा, टेम्परेचर को बहुत कम कर दे अचानक से, रिएक्शन बढ़ाने के चक्कर में फॉरवर्ड बढ़ते चला जाएगा। तो द यील्ड ऑफ अमोनिया विल बी हाईली सपोर्टेड एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। है तो 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, हेबर्स प्रोसेस। क्लियर? इस रिएक्शन में अगर हम लोग इनर्ट गैस इंसर्ट कर दें कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा? अमोनिया का यील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? कांस्टेंट प्रेशर पे नियन गैस इंसर्ट कर दिया गया, अमोनिया का यील्ड कम होगा कि ज्यादा होगा? तो अगर हम इंसर्ट कर दिए इनर्ट गैस तो रिएक्शन उस तरफ जाता है जिधर मोल्स ऑफ गैस फॉर्मेशन इज हाइयर। किधर हाइयर? इधर। रिएक्शन इधर जाने लगेगा, अमोनिया का यील्ड क्या हो जाएगा? कम। इनर्ट गैस अगर इंसर्ट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे सवाल फ्रेम होता है। 2HI गैस इज गिविंग H2 गैस प्लस I2 गैस। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। इनर्ट गैस अंदर डाल दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं। जिस रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 होता है उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। टेम्परेचर बढ़ा घटा के कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रेशर का चेंज से वो बेवकूफ नहीं बनने वाला है। तो अमोनिया वाला तो बेवकूफ बना ही दिए हम लोग। क्लियर है ये चीज? कैसे सवाल फ्रेम होते समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन अ सॉलिड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। लिक्विड रिमेन्स इन विथ इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। Liquid remains in equilibrium with its vapor at its boiling point. Solid remains in equilibrium with its liquid at its melting point. ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान देना कि थर्मोडायनामिक्स में G इज इक्वल टू H माइनस TS, DG इज इक्वल टू DH माइनस ऑफ TDS माइनस SDT। ये सब आएगा अब अगले टॉपिक में।
डिफरेंशिएट कर दिए। dg इज इक्वल टू, कोई 12वीं का है क्या यहां पे? 12 वाले, बाकी 13 वाले हो ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। h क्या होता है? u प्लस पीवी, सुने हो? वेरी गुड। यहां पर लिख दिया u प्लस पीवी माइनस TdS माइनस SDT, और ये हो जाएगा du प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SDT। du प्लस PdV फर्स्ट लॉ से dq होता है, और TdS पढ़ोगे ये भी dq होता है। ds इज dq एंट्रोपी, ये दोनों एक्सप्रेशन कट जाता है, अल्टीमेटली आता है dg इज VdP माइनस SDT। एट कांस्टेंट टेम्परेचर dt क्या हो जाएगा? 0। dp को इधर लेके आ, तो dg बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम, बोल रहे मान लो मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम के बराबर। अब ध्यान रखना, जब हम लोग फ्री एनर्जी को प्रेशर के हिसाब से प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है लिक्विड का लाइन, और ऐसा मिलता है सॉलिड का लाइन, और इस पॉइंट पे होता है इक्विलिब्रियम, जहां सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड वाला। मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन जनरल इज ऑलवेज लेस, and molar volume of the liquid in general is greater। ये तो जानते ही हो, 1 मोल सॉलिड का वॉल्यूम और 1 मोल लिक्विड का वॉल्यूम, तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा। मोलर वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। अब देख, ये तो इक्विलिब्रियम पे था, जब सॉलिड और लिक्विड एक साथ को एग्जिस्ट करते, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इफ प्रेशर इज reduced, if pressure is reduced, प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे था, सडनली मैंने क्या किया कि प्रेशर को कम कर दिया। प्रेशर कम कर दिया तो ये लिक्विड का पॉइंट आ गया, ये सॉलिड का पॉइंट आ गया। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? लिक्विड ज्यादा स्टेबल है, जिसकी एनर्जी का वो ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आ रहा है? तो प्रेशर को कम करने से, प्रेशर को कम अगर किए, then the process will move towards lower molar volume side, क्योंकि लिक्विड यहां ज्यादा स्टेबल है। देखो, if pressure is reduced then liquid becomes more stable and the solid becomes less stable। Clear? Then the process will move towards more stable side, हमेशा more stable side की तरफ ही मूव करेगा, towards liquid side। liquid side मतलब greater molar volume side। प्रेशर को अगर कम कर दोगे तो ये प्रोसेस उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर। समझ में आ रहा? अरे जब ये प्रोसेस में प्रेशर कम कर दिए तो ये पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्री एनर्जी सॉलिड का क्या है? ज्यादा। फ्री एनर्जी लिक्विड का क्या है? कम। कभी भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट या अपना फ्री एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज करता है, तब प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो सॉलिड अपना फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा, लिक्विड अपना फ्री एनर्जी इंक्रीज करेगा। ऐसे समझो। तो प्रोसेस किस तरफ मूव करेगा? सॉलिड से लिक्विड की तरफ।
प्रेशर अगर कम कर दोगे तो प्रोसेस किस तरफ मूव करता है? जिस तरफ मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर। कॉपी कर रहे हैं तक? जिसका फ्री एनर्जी ज्यादा है वो उसका डिक्रीज करने का टेंडेंसी ज्यादा। तो इस प्रोसेस में सॉलिड का फ्री एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड का फ्री एनर्जी कम है, इसलिए सॉलिड सीधे मेल्ट करना शुरू कर देगा और लिक्विड की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इन जनरल हम बोल रहे हैं कि जब हम लोग प्रेशर को घटाते हैं तो हमेशा प्रोसेस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है? जिस तरह मोलर वॉल्यूम ज्यादा हो। लिक्विड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्लियर है ये चीज? इन द नेक्स्ट, if pressure is increased, प्रेशर अगर बढ़ा दिए तो ये इक्विलिब्रियम का प्रेशर था, प्रेशर अगर बढ़ा दिए तो ये लाइन अब किसका हो गया ज्यादा फ्री एनर्जी? लिक्विड का। और सॉलिड का क्या हो गया? कम। तो लिक्विड अपना फ्री एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, माने लिक्विड रिएक्ट करेगा और सॉलिड की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? द प्रोसेस विल मूव टुवर्ड्स सॉलिड साइड, मतलब टुवर्ड्स लेसर मोलर वॉल्यूम साइड। अरे तुम खुद सोचो कि अगर ए रिवर्सिबल बी, अगर ए का फ्री एनर्जी ज्यादा है, बी का फ्री एनर्जी कम है, तो कौन अपना फ्री एनर्जी डिक्रीज करना चाहेगा? ए। फॉरवर्ड बोले। वही चीज हम यहां पर समझा रहे हैं कि प्रेशर अगर बढ़ा दिए और प्रेशर घटा दिए तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ता है? तो प्रेशर बढ़ाने पे प्रोसेस उस तरफ जाता है जिस तरफ मोलर वॉल्यूम कम है। प्रेशर घटाने पे प्रोसेस उस तरफ जाता है जिस तरफ मोलर वॉल्यूम ज्यादा है। ये चीज आप खुद ही फील कर सकते हो। लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद वेपर में भी। सॉलिड और लिक्विड में हम लोग को तुरंत विजुअलाइज नहीं कर पाते, लेकिन लिक्विड और वेपर में समझो। मान लो हम प्रेशर कम कर दिए तो ये प्रोसेस किस तरफ आगे बढ़ेगा? फॉरवर्ड की बैकवर्ड? प्रेशर कम कर दिए। देख ऐसे समझ, अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो इस प्रोसेस का आप केपी डिफाइन करोगे। केपी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। लिक्विड का तो एक्टिविटी 1 है। केपी किसके बराबर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर। और अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो वेपर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो लिक्विड और वेपर बनाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बात सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हम जब प्रेशर घटाए इसमें तो प्रोसेस किस तरफ आगे गया? जिसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा है। गैस का मोलर वॉल्यूम लिक्विड के मोलर वॉल्यूम से 1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और 1 मोल जो लिक्विड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। तो जब हम प्रेशर घटाए तो प्रोसेस किस तरफ गया? जिस तरफ मोलर वॉल्यूम ज्यादा है। वही चीज लिखा हुआ है कि प्रेशर इज रिड्यूस्ड देन द प्रोसेस विल गो टुवर्ड्स द ग्रेटर मोलर वॉल्यूम साइड। इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ा दो तो क्या होगा? बैकवर्ड। समझ में आ रहा है? ये कंडेंस करने लगेगा, कम होने लगेगा ताकि वो ओरिजिनल प्रेशर पे आ जाए। तो प्रोसेस किस तरफ जा रहा है? जिस तरफ मोलर वॉल्यूम कम है। ये दोनों रूल समझ में आ रहा है? ये दोनों रूल समझ में आ रहा है? ये जनरल रूल है, ध्यान रखना। सॉलिड लिक्विड के लिए और लिक्विड वेपर के लिए, दोनों के लिए। किसी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे अगर हम मान लो प्रेशर घटा दिए तो मेल्टिंग होगा कि फ्रीजिंग होगा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे अगर हम प्रेशर घटा दिए तो मेल्टिंग होगा कि फ्रीजिंग होगा? मेल्टिंग होगा। ये बात समझ में आ रहा है इन जनरल? और अगर हम प्रेशर बढ़ा दिए तो
फ्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन इज वाटर, एक्सेप्शन इज H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का डेंसिटी लेस, वाटर का डेंसिटी मोर। अगर डेंसिटी मोर तो मोलर वॉल्यूम लेस, डेंसिटी अगर कम है तो इसका मोलर वॉल्यूम हाई। समझ में आ रहा है? मान लो आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पे है और हम प्रेशर बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ा दिए। जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ मोलर वॉल्यूम कम है। मोलर वॉल्यूम कम किधर है? फॉरवर्ड। तो यहां मेल्टिंग होगा कि फ्रीजिंग? मेल्टिंग। तो आइस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो आइस मेल्ट करता है, और यही कारण है लोग स्केटिंग करते, स्काइंग करते। समझ में आ रहा? तो ये एक्सेप्शन है। आइस वाटर इक्विलिब्रियम इज एक्सेप्शन, क्योंकि यहां सॉलिड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा है और लिक्विड का मोलर वॉल्यूम कम है, डेंसिटी के फर्क के कारण। समझ में आ रहा? क्लियर है? और अगर हम लोग प्रेशर कम करेंगे तो फ्रीजिंग होगा, प्रेशर ज्यादा करेंगे तो मेल्टिंग होगा। ये सिर्फ वैलिड है यहां पर। बाकी इन जनरल सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होने वाला? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग होगा और प्रेशर घटाएंगे तो मेल्टिंग, इन जनरल। लेकिन वाटर और आइस का इक्विलिब्रियम में बिल्कुल उल्टा। सबको समझ में आया ये? जीरो। तो यहां पर लिखोगे dG/dt माइनस एंट्रोपी के बराबर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। जब हम लोग G वर्सेस T बनाते हैं, G वर्सेस T, लिक्विड लाइन, सॉलिड लाइन, इस टाइप का बनेगा प्लॉट। G versus T for a gas and liquid. Again, this is gas line and this is a liquid line. Equilibrium, liquid gas, gas. इसमें कंक्लूजन निकाला जाए। पहले कॉपी कीजिए यहां कि टेम्परेचर का चेंज अगर करेंगे, पहले तो प्रेशर का चेंज हम लोग देखें। यहां लिखेंगे सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड और यहां लिखेंगे लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड। -s नेगेटिव स्लोप, इसलिए लाइन का नेचर इस तरीके से आ रहा है। क्लियर? हम लोग को अच्छी तरह पता है कि लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा होता सॉलिड का एंट्रोपी से। ये तो पढ़े हो ना? लिक्विड का एंट्रोपी अगर ज्यादा है तो यहां पे ज्यादा नेगेटिव स्लोप, सॉलिड का कम नेगेटिव स्लोप। यहां पर सॉलिड और लिक्विड में, गैस और लिक्विड में गैस का एंट्रोपी ज्यादा है ना लिक्विड से, इसलिए स्लोप यहां ज्यादा है, यहां स्लोप कम है। अब देखो टेम्परेचर घटा दिए तो किसका फ्री एनर्जी कम हो गया? सॉलिड का। तो ये लिक्विड किस तरफ जाने लगेगा? सॉलिड की तरफ। तो टेम्परेचर अगर हम घटा दिए तो प्रोसेस किस तरफ जाएगा? टुवर्ड्स सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए, यहां आ गए तो यहां पर लिक्विड सॉलिड, तो प्रोसेस सॉलिड से
क्योंकि इसका फ्री एनर्जी ज्यादा है, इसका फ्री एनर्जी कम है। तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा दिए तो टुवर्ड्स लिक्विड मेल्टिंग। ये तो सबको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग होगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो फ्रीजिंग होगा। अगले में लिक्विड गैस का भी वही चीज है, सेम चीज है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये फ्री एनर्जी ज्यादा, ये फ्री एनर्जी कम, तो प्रोसेस जाएगा गैस से लिक्विड। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड द प्रोसेस विल गो टुवर्ड्स लिक्विड, एंड इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर बढ़ा दिए, यहां से यहां ज्यादा टेम्परेचर है ना, तो गैस का फ्री एनर्जी कम, लिक्विड का फ्री एनर्जी ज्यादा, इसलिए टुवर्ड्स गैस। तो टेम्परेचर का तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉलिड मेल्ट करेगा या लिक्विड वेपराइज करेगा। टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो वेपर लिक्विड में आएगा या लिक्विड सॉलिड में जाएगा। लेकिन प्रेशर का जरूर याद रखना, प्रेशर बढ़ा दिए तो प्रोसेस लोअर मोलर वॉल्यूम साइड, प्रेशर घटा दिए तो प्रोसेस विल गो टू द हायर मोलर वॉल्यूम साइड विथ अ एक्सेप्शन आइस वाटर इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो यहां आपका केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक आज खत्म होता है। एक्सरसाइज 4 और 2 ये दोनों डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, और थर्मोडायनामिक्स शुरू करेंगे।